इस बार कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से ठीक पहले की है। सकीना के पिता अशरफ अली को तारा सिंह की मदद करने के आरोप में फांसी दी जा चुकी है और ये बात सकीना को भी मालूम है। और इस फांसी के पीछे सबसे बड़ा हाथ था हामिद इकबाल का, जो कि अब पाकिस्तान का जनरल बन चुका है और वो हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा नफरत करता है और उससे कहीं ज्यादा तारा सिंह से। जिसके बाद सीन पठानकोट में शिफ्ट होता है, जहां पर कि हम सन्नी पाजी मतलब कि तारा सिंह को देख पाते हैं। तारा सिंह अब अपने ट्रकों से आर्मी के कुछ सामानों को ले जाने लाने का काम करता है। इसी बीच तारा सिंह को कर्नल रावत बुलाते हैं और वो तारा सिंह से कहते हैं कि इस बार जंग के आसार नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस बार जंग होकर ही रहेगी और इसलिए वो पहले से तैयार रहना चाहते हैं। इसलिए वो तारा सिंह से गुजारिश करते हैं कि उन्हें बहुत सारे ट्रकों की जरूरत पड़ सकती है। तब तारा सिंह उनसे कहता है कि वो हिंदुस्तान के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अब अगले सीन में तारा सिंह के घर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम तारा सिंह की पूरी फैमिली को देख पाते हैं, जहाँ पर कि उसकी पत्नी सकीना और उसका बेटा जीते है। जीते का पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, उसे तो एक एक्टर बनना है। लेकिन तारा सिंह ये नहीं चाहते हैं कि उसका बेटा एक्टर बने, बल्कि वो तो चाहते हैं कि उसका बेटा पढ़ाई करके अफसर बने। यहाँ पर जीते एक बाइक की भी डिमांड करता है, लेकिन तारा सिंह उससे साफ मना कर देते हैं, जिस बात से जीते नाराज हो जाता है और उनसे बात नहीं करता है, जिस वजह से तारा सिंह को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो वो एक दिन उसके जन्मदिन पर उसे एक बाइक गिफ्ट कर देता है, जो देखकर जीते को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। अब कुछ दिनों के बाद तारा सिंह फिर से जीते को समझाता है। वो उसे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तू भी मेरी तरह ड्राइवर बने। तारा सिंह और सकीना अपने बेटे जीते को बहुत ज्यादा चाहते हैं, उसकी हर एक मनोकामना को वो पूरी भी करते हैं। वो बात कर ही रहे थे कि तभी कर्नल रावत का तारा सिंह के पास कॉल आता है। कर्नल रावत तारा सिंह को बताते हैं कि दुश्मनों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और वो बहुत ही तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं और आगे जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके पास असला बारूद खत्म होने वाले हैं, तो तुम्हें ट्रकों के द्वारा असला बारूद को उन सोल्जरों तक पहुंचाना है। लेकिन अभी भी एक सोल्जर को तारा सिंह के ऊपर डाउट था कि आखिर तारा सिंह ये काम कर पाएगा या फिर नहीं। तब तारा सिंह उससे कहते हैं कि दुश्मन से पूछना कि आखिर तारा सिंह कौन है। तब तारा सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रक के द्वारा सोल्जरों तक असला बारूद पहुँचाने लगता है। लेकिन यहाँ पर दुश्मन उन ट्रकों को रोकने की कोशिश भी करते हैं, जिस वजह से कई सारे ट्रक जो है वो सोल्जरों तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन तारा सिंह का ट्रक जो है वो सोल्जर तक पहुंच जाता है। वो उन्हें असला बारूद डिलीवर करता है और साथ ही इस जंग में हिस्सा भी लेता है। तारा सिंह देखता है कि दुश्मन हमारे सोल्जरों के ऊपर पूरी तरह से हावी है। तब तारा सिंह उन दुश्मनों के ऊपर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है और उन सभी लोगों को बेरहमी से मार देता है और इस तरह से हमारे सोल्जर्स आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन दरअसल में ये पाकिस्तान की चाल थी। जैसे ही हमारे सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं तो वो हमारे ऊपर एक जोरदार हमला करते हैं, जिस वजह से ढेर सारे सैनिक मारे जाते हैं और जो तारा सिंह के साथ साथी गए थे उनमें से भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद मालूम चलता है कि इस हमले के दौरान तारा सिंह के साथ उसके कई साथियों को बंधक बना लिया गया है। बहुत दिनों तक जांच पड़ताल के बाद भी ये मालूम नहीं चल रहा था कि आखिर तारा सिंह और उसके साथी कहां पर है। लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम चला है कि तारा सिंह और उसके साथी पाकिस्तान के कोट लखपत जेल में बंद है। और ये बात जब सकीना और जीते को मालूम चली तो उनका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो गया था, क्योंकि उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन तारा सिंह पाकिस्तान की ऐसी जेल में बंद हो जाएगा जहां से उनका वापस आने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन जीते अपनी माँ को इस तरह से नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो पाकिस्तान से अपने पिता को लेकर जरूर आएगा। इसलिए वो अपनी माँ के पास एक चिट्ठी छोड़ता है और तुरंत ही नकली वीजा और पासपोर्ट से पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। तो जीते पाकिस्तान में एंटर होने के बाद सबसे पहले गुल्लू से मिलता है, जो कि तारा सिंह का बहुत ही अच्छा दोस्त था और उसी के द्वारा जीते को मालूम चला था कि तारा सिंह जो है अपने साथियों के साथ कोट लखपत जेल में बंद है और वहाँ पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वहाँ हर रोज बिरयानी जाती है और अगर तुम उस बिरयानी वाले की जॉब ले लो तो तुम वहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हो। लेकिन उससे पहले तुम्हें मुस्कान नाम की एक लड़की को पटाना होगा, क्योंकि मुस्कान ही वो लड़की है जो कि बिरयानी बनाने वालों को जॉब देती है। जो भी सबसे अच्छी बिरयानी बनाता है वही इस जॉब के हकदार रहते हैं। मुस्कान को फिल्म देखने का बहुत शौक है और उसका फेवरेट राजेश खन्ना है और ये बात जीते को बहुत ही अच्छे से मालूम चल जाती है। तब वो मुस्कान के करीब आता है, वो उसे फिल्मी तरीके से पटाता है। यहाँ पर मुस्कान को भी कहीं न कहीं अब जीते बहुत ज्यादा पसंद आने लगा था। लेकिन एक दिन मुस्कान को जीते की सच्चाई मालूम चल जाती है। तब जीते भी यहाँ पर मुस्कान को सब कुछ सच सच बता देता है। वो उसे बता देता है कि वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो बस अपने पिता को यहाँ से बचाने के लिए आया है। मुस्कान को जीते से प्यार हो गया था
तब यहाँ पर मुस्कान भी जीते का साथ देती है। कुछ दिनों के बाद ईद थी और सभी कैदियों को बाहर लाकर सिमैया खिलाई जा रही थी। हमीद इकबाल सभी कैदियों को बाहर लाता है, लेकिन यहाँ पर इन कैदियों में तारा सिंह नहीं था। ये देखकर जीते को बहुत अजीब लगा। तभी उसे मालूम चला कि एक कैदी जो है वो अंडर जेल में है, क्योंकि वो बहुत उत्पात मचा रहा था। तब यहाँ पर जीते किसी तरह से उस जेल में पहुंच तो जाता है, लेकिन जीते को वहां जाकर मालूम चलता है कि उस जेल में तारा सिंह नहीं बल्कि कोई और है। लेकिन इसी चक्कर में जीते उन लोगों के हाथ पकड़ा जाता है। वैसे तो कई दिनों से ISI के लोगों की नजर जो है वो जीते पर थी, लेकिन इस बार हमीद इकबाल ने जीते को पकड़ लिया था। हमीद इकबाल यहाँ पर जीते को बुरी तरह से मारता है और उससे कहता है कि अब तू यहाँ पर मरेगा और तेरा बाप भी मरेगा। हमीद इकबाल जीते को बता देता है कि तेरा बाप तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन तेरे यहाँ पर होने के कारण उसे तो यहाँ पर आना ही होगा। तब जीते उससे कहता है कि ये दुआ करना कि मेरा बाप यहाँ पर ना आए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ गया ना और उसने मुझे इस हालत में देख लिया तो वो तेरे इतने चीथड़े करेगा कि पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पठानकोट में, जहाँ पर की सकीना जो है वो तारा सिंह की तरफ दौड़ रही थी। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल तारा सिंह वापस आ चुका है और तारा सिंह बताता है कि जंग के दौरान वो दुश्मनों के हाथ नहीं पकड़ाया था, बल्कि वो तो बेहोशी की हालत में नदी से कहीं दूर निकल गया था। वहाँ के कुछ लोगों ने उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वो बहुत दिनों तक कोमा में रहा और जब उसे होश आया तो वो यहाँ पर आ गया। जिसके बाद तारा सिंह को सकीना के द्वारा मालूम चलता है कि जीते पाकिस्तान में है। सकीना यहाँ पर तारा सिंह को सब कुछ बता देती है। ये सुनने के बाद तारा सिंह पूरी तरह से बौखला जाता है। उसे मालूम है कि वहाँ के लोग किस तरह से उसके साथ बर्ताव करेंगे। तब तारा सिंह डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे जीते को पाकिस्तान से लेकर जरूर आएगा और अगले ही दिन अपने सफर की तरफ निकल पड़ता है। जीते वहाँ से जो चिट्ठियाँ भेजता था वो सारी चिट्ठियाँ यहाँ पर तारा सिंह के पास थी और वो सारी चिट्ठियों को पढ़ रहा था। और फिर कुछ समय के बाद तारा सिंह जो है वो लाहौर में एंटर हो जाता है। जब तारा सिंह वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो अलग तरह का ही माहौल बना हुआ है। यहाँ पर हिंदुस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हामिद इकबाल ने जीते को पब्लिक के सामने रख दिया था। वो पूरे पब्लिक के सामने उसे देशद्रोह घोषित कर देता है। पाकिस्तानी पब्लिक के बीच में हामिद इकबाल ने उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा नफरत पैदा कर दी थी जीते को लेकर। तब सभी लोग चाहते थे कि अब जीते को फांसी हो, इसलिए जीते को यहाँ पर एक तोप से बांध दिया जाता है। जीते की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तब आखिर में जीते हामिद इकबाल से कहता है कि मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश तो जरूर पूरी करते हैं। तब हामिद इकबाल जीते से पूछता है कि आखिर तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। इतना बोलने के बाद यहाँ पर एंट्री होती है हमारे सन्नी पाजी मतलब की तारा सिंह की। तारा सिंह यहाँ पर आता है और तुरंत ही हामिद इकबाल से कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम्हें मैं चाहिए था तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन हामिद इकबाल यहाँ पर तारा सिंह से उल्टी सीधी बातें करता है और अब दोनों को मारने की बात भी कहता है। जिसके बाद हामिद इकबाल इस्लाम के बारे में तारा सिंह से उल्टी सीधी बातें करने लगता है। तब यहाँ पर तारा सिंह उससे कहता है कि अगर पाकिस्तानी लोगों को हिंदुस्तान जाने का मौका मिले तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा और तुम्हें भीख मांगने के लिए कटोरा भी नहीं मिलेगा। ये बात सुनने के बाद हामिद इकबाल को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर तारा सिंह और जीते को मारने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन यहाँ पर तारा सिंह बौखलाकर सभी को मार गिराता है और अपने बेटे जीते को लेकर यहाँ से भाग निकलता है। लेकिन अब पाकिस्तानी सोल्जर्स तारा सिंह और जीते के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ से वो दोनों किसी तरह से भाग तो निकलते हैं, लेकिन अभी भी वो उनका पीछा कर रहे थे। तब यहाँ पर तारा सिंह बौखलाते हुए सभी के सामने आता है और उन सभी को मार गिराता है, क्योंकि तारा सिंह अपने आप में एक आर्मी है। कुछ टुकड़ियों को तो तारा सिंह इतनी बेरहमी से मारता है कि कुछ लोग तो तारा सिंह को देखकर ही वहाँ से भाग निकलते हैं, क्योंकि तारा सिंह का ये रूप पूरी तरह से गदर मचा देता है। तो अब तारा सिंह का पूरा ध्यान दुश्मनों से लड़ने में था। वहाँ दूसरी तरफ कुछ लोग ने यहाँ पर जीते को पकड़ लिया था, पर जीते यहाँ पर उनसे जैसे तैसे फाइट करके उनसे दूर भाग निकलता है। लेकिन वो तारा सिंह से भी अब दूर हो जाता है। लेकिन अब तारा सिंह को जीते की चिंता होने लगी थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उन लोगों ने जीते को फिर से पकड़ लिया है। तब तारा सिंह गली गली जाकर अपने बेटे जीते को ढूंढने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं मुस्कान को, जिसके पास हामिद इकबाल आया था। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में मुस्कान के परिवार वालों को हामिद इकबाल ने गन पॉइंट पर रख के यहाँ पर जीते के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी अफवाहें उड़वा दी थी और एक कागज पर मुस्कान के साइन भी ले लिए थे, जिस वजह से अब दोनों बाप बेटे जो हैं वो वांटेड बन जाते हैं। लेकिन अब मुस्कान की
फैमिली चाहती है कि यहाँ पर जीते और मुस्कान दोनों एक हो जाएं और वो तारा सिंह की भी मदद करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था कि जीते और तारा सिंह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मुस्कान के फैमिली वाले मुस्कान समेत जीते और तारा सिंह को एक खुफिया रास्ते के द्वारा हिंदुस्तान भेजने का प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं हामिद इकबाल को मालूम चल जाती है और हामिद इकबाल जिसके बाद हामिद इकबाल तारा सिंह, मुस्कान और जीते को पकड़ लेता है। वो उन्हें बॉर्डर के पास ले जाता है और यहाँ पर वो उन्हें बुरी तरह से मार रहा था। जिसके बाद हामिद इकबाल तारा सिंह के पास जाता है और तलवार की नोक पर बोझ से कहलवाता है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद के वो नारे लगाए। तब तारा सिंह हामिद इकबाल से कहता है कि अगर मैं ये बात कह भी दूं तब भी हमारा हिंदुस्तान हमेशा आजाद रहेगा। और साथ ही तारा सिंह हामिद इकबाल से ये बात भी कहता है कि अगर तुम सारे पाकिस्तानी मिलकर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाओगे ना, तब भी ये बात सिर्फ बॉर्डर तक पहुंच पाएगी। लेकिन अगर सारे हिंदुस्तानी ने मिलकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए तो पूरा पाकिस्तान फट जाएगा। और ये बात सुनने के बाद हामिद इकबाल सभी को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी तारा सिंह जो है वो गदर मोड पे आ जाता है और सभी के चीथड़े उड़ाना शुरू कर देता है। वो यहाँ पर उन सभी लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। हामिद इकबाल के पास पूरी की पूरी आर्मी थी, लेकिन हमारे पास तारा सिंह था जो कि किसी आर्मी से कम नहीं था। तारा सिंह के साथ जो साथी थे वो भी यहाँ पर बंधक थे। तो तारा सिंह उन्हें उनके चंगुल से छुड़ाता है और एक तोप के द्वारा वो बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हामिद इकबाल की बहुत सारी तोपें थी जिनका सामना तारा सिंह की एक लौती तोप को सामना करना था। लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं, जिसमें कि तारा सिंह का बेटा जीते और उसके साथी भी उसका साथ देते हैं। और यहाँ पर वो हामिद इकबाल के ढेर सारे लोगों को मजा चखा देते हैं। ये एक रनिंग फाइट थी जिसमें कि तोप आगे बढ़ रही थी और वो सभी लोग बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, आगे चल के हामिद इकबाल उन सभी लोगों को पकड़ लेता है। लेकिन उसे इस बात का एहसास होता है कि वो तो इंडिया में पहुंच चुके हैं। तो अब हामिद इकबाल तारा सिंह और उसके साथियों का कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर कर्नल रावत पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे अपनी पूरी की पूरी फौज के साथ। यहाँ पर कर्नल रावत जो है वो हामिद इकबाल से कहता है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुमसे तो हमारा तारा सिंह ही बात करेगा। तारा सिंह यहाँ पर हामिद इकबाल को बहुत देर तक भगवत गीता और कुरान का ज्ञान देता है। वो उसे एक चुनने के लिए कहता है और यहाँ पर हामिद इकबाल गीता को चुनता है। तब तारा सिंह बौखलाते हुए हामिद इकबाल से कहता है कि तू दोनों को चुन सकता था और इसी बात का फर्क है कि तू कभी नहीं सुधर सकता। लेकिन तारा सिंह यहाँ पर हामिद इकबाल को जिंदा छोड़कर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन हामिद इकबाल अभी भी बाज नहीं आने वाला था। वो पीछे से तारा सिंह को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे मारने से पहले कर्नल रावत के सारे फौजी हामिद इकबाल को मार गिराते हैं और आखिर में पाकिस्तानी सोल्जर भी हामिद इकबाल को गोली मारते हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया था कि हामिद इकबाल बहुत ही गलत आदमी है। तो दोस्तों, सीक्वल फिल्मों का हिंदी सिनेमा में क्रेज बने रहना न सिर्फ फिल्म का कारोबार के लिए शुभ संकेत है, बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि बड़े पर्दे का तस्लीम अपने अलग अंदाज में ही दर्शकों पर असर करता है। इस शुक्रवार रिलीज हुई दोनों फिल्में सीक्वल ही हैं। ओ माय गॉड 2 हालांकि 11 साल पहले रिलीज हुई फिल्म ओ माय गॉड की कहानी से बिल्कुल अलग है। वहीं गदर 2 उसी कहानी को आगे बढ़ाती है जो दर्शकों ने 22 साल पहले गदर में देखी थी। सीक्वल फिल्मों के साथ एक बात और है, और वह है फिल्म से दर्शकों को बनने वाली अपेक्षाएं। निर्देशक अनिल शर्मा की फिल्म गदर ने जो इतिहास बॉक्स ऑफिस पर रचा, उसे दोहराने की उम्मीद इस बार भी इसे बनाने वाली कंपनी जी स्टूडियोज और उसे निर्देशित करने वाले अनिल शर्मा दोनों की ही है। और फिल्म गदर और गदर 2 दोनों का गुणसूत्र एक ही है। पिछली बार पाकिस्तान से सकीना हिंदुस्तान आई थी, इस बार चुनौती मुस्कान को लाने की है। मुस्कान ही जीते की पाकिस्तान में मदद करती है और उससे मोहब्बत भी, यानी कि गदर के बीच एक प्रेम कथा भी चलती रहती है। अनिल शर्मा ने ये प्रेम कथा आगे भी जारी रहने का संकेत फिल्म गदर 2 में दिया है। जीते अब फौज में भर्ती हो चुका है, लहजा बहुत संभव है कि अगली बार ये प्रेम कथा कारगिल युद्ध के आसपास बुनी जाए। मूल फिल्म की कहानी लिखने वाले शक्तिमान ने सीक्वल के दबाव में रहते हुए गदर 2 की कहानी भी देश प्रेम, पाकिस्तान विरोध, हिंदू मुस्लिम भाईचारा और 2 पीढ़ियों की आपसी प्रेम पर केंद्रित रखी है। ओ माय गॉड की तरह कहानी की धुरी यह भी पिता और पुत्र का प्रेम ही है। और जीते जब फिल्म में एक जगह कहता है कि जिसके ऊपर पिता का साया है उसे फिक्र करने की क्या जरूरत, तो बस ये सुनकर तो आंखें नम सी हो जाती है। और फिल्म के क्लाइमैक्स में वह दृश्य भी है जब लाहौर की गलियों में तलवार लहराती भीड़ तारा सिंह को घेर लेती है और सामने हरे रंग का हैंडपंप नजर आता है।
फिल्म गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाले सीन की ऐसी तासीर रही है कि इसके बाद जो होता है वह अनिल शर्मा के निर्देशक की होशियारी की झलक बन जाता है। अनिल शर्मा ने फिल्म गदर के बाद 6 फिल्में की और निर्देशक भी की है। अमिताभ बच्चन से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक को निर्देशित किया, लेकिन लोगों को पसंद आई तो अपने, जिसमें देओल परिवार एक साथ कैमरे के सामने आया। अनिल शर्मा और सनी देओल एक दूसरे के जिस तरह गदर 2 में फिर एक बार पूरक बने हैं, वही इस फिल्म की जान है। सनी देओल का हथौड़ा वाला दृश्य फिल्म देखने पहुंचे उनके प्रशंसकों का रिएक्शन बहुत ही लाजवाब था। वो मेरा भी फेवरेट सीन में से एक है। और बीते 22 साल में फिल्म गदर के 2 चर्चित कलाकार अमरीश पुरी और विवेक शौक इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं और फिल्म इन दोनों के अभिनय को श्रद्धांजलि भी देती है। खास तौर पर अमरीश पुरी की जगह इस बार फिल्म के विलन बने हैं मनीष बाधवा के सामने फिल्म के बाकी कलाकारों से ज्यादा चुनौती रही। सिगार सुलगाते, चेहरे पर खतरनाक भाव लाते और बात बात पर कत्ले आम को तैयार रहने वाले जनरल हमीद इकबाल के किरदार में मनीष ने फिल्म को कहीं भी असंतुलित नहीं होने दिया। आमतौर पर सनी देओल के रौद्र रूप के आगे उनकी फिल्मों के विलन अशरफ अली से आगे कम ही जा पाए, लेकिन मनीष बाधवा को अगर अच्छे किरदार मिले तो वह यहाँ से हिंदी सिनेमा के एक बाकी खलनायक की नई कहानी लिख सकते हैं। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बाले प्यारेलाल शर्मा के भतीजे संगीतकार मिथुन ने पुराने गानों को नया रूप देने का अच्छा काम तो किया ही है, साथ ही सैयद कादरी के लिखे दिल झूम और खैरियत गानों में भी अपने हुनर का कमाल दिखाया है। फिल्म गदर 2 के लिए बॉक्स ऑफिस पर चुनौती काफी तगड़ी है। फिल्म की तकनीकी टीम, खास तौर से इसकी सिनेमेटोग्राफी और उसका संपादन गदर के जमाने का ही है। एक्शन दृश्यों में भी कोई खास नवीनता दिखाने में टीनू वर्मा मदद नहीं कर पाए हैं। फिल्म को गदर की सीक्वल का भार उठाने के साथ साथ अपने साथ रिलीज हुई ओ माय गॉड 2 की सामसिक कहानी से भी मुकाबला करना है। उम्मीद बस यही की जा सकती है कि जैसे गदर और लगान एक ही दिन रिलीज होकर सुपरहिट फिल्में बनी, वैसे ही कुछ इतिहास इस बार भी गदर और ओ माय गॉड 2 दोहरा सके। और फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और जबरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकेंड हाफ में कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन्स के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं। वहीं फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शक इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति का परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म में कुछ मारधाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ ना आए, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज्यादा सोचने का मौका नहीं देंगी। और सनी देओल एक बार फिर से तारा सिंह के रोल में जोरदार लगे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी अच्छी एक्टिंग की है। वही मेजर जनरल हमीद इकबाल के रोल में मनीष बाधवा जोरदार लगे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत की जरूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उड़जा काले कावा और मैं निकला गड्डी लेके नई फिल्में भी हिट हैं। और सेकंड हाफ को देखकर लगता है कि हाँ, गदर देखने आए हैं। तारा सिंह और जीते पाकिस्तानी फौज और हामिद इकबाल से जिस तरह खुद को बचाते हैं और जैसे उनका सामना करते हैं, उसे देखते हुए आपका दिल खुश हो जाता है। फिल्म का सेकंड हाफ एक्शन और एडवेंचर से भरा हुआ है। तारा सिंह